जीवन को कुछ आश्वासन दो, प्राणों को कुछ अवलोकन दो। हो विहग आज ऐसे स्वर में, गाओ जिससे इस अंतर में अभिनय आशा का वर्षण हो। अर्थात नमस्कार, दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह पंक्तियाँ हेमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की लिखी गई है। हेमवंत यानी हिमालय का कवि। आज उनका जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के बहुत ही जाने माने साहित्यकार कवि, जो उनके जीवन परिचय पर आगे बातचीत करेंगे। मैं सीधा आपका इंट्रोडक्शन उन लोगों से करवा देता हूं, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ हैं इंद्र सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जीवन परिचय के बारे में वो अच्छे ढंग से जानते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनीश उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चंद्र कुंवर बरतवाल की कविताओं का सारांश और उन कविता में किस तरह का कवितामय है उसको आप हमारे साथ साझा करेंगे। हमारे साथ हैं राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी जी, बहुत ही बेहद सुंदर कवि हैं और चंद्र कुंवर बरतवाल के बहुत ही नज़दीकी और उनके साहित्य से नज़दीक से जुड़े रहे हैं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार हर्षमणि भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चंद्र कुंवर बरतवाल के साहित्य से बहुत लगाव रहा है और आप उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं। मैं सीधे चंद्र कुंवर बरतवाल के जीवन परिचय पे बात करने जा रहा हूं और मैं बिष्ट जी से आग्रह करूंगा, इंद्र सिंह बिष्ट जी से, कि उनका जीवन कैसा और कब तक कैसा रहा है हमारे दर्शकों को आप शेयर करेंगे। प्रकृति के जी सुरम्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पट्टी तल्ला नागपुर जी प्रारंभ से ही सौंदर्य से भरपूर है। जी आज ये पट्टी जिला रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है। जी इसके अंतर्गत ग्राम मालकोटी में 20 अगस्त 1919 को कविवर चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म पिता ठाकुर भोपाल सिंह और माता जानकी देवी के घर में हुआ था। जी पिता द्वारा पवालिया में खरीदी गई जमीन पर वे परिवार के साथ रहने लगे। पवालिया के प्राकृतिक सौंदर्य ने कवि हृदय की निर्मल भावनाओं को लेखनीबद्ध करने के लिए अभिभूत कर लिया। हिमालय शीर्षक कविता में उनकी पंक्तियां हैं। मेरे घर से दिख पड़ती गिरिवन से आती, हंसी स्वच्छ नदियों की सुन पड़ती, विपिनों की मरमर ध्वनियाँ। क्या प्रकृति प्रेमी कवि की प्रारंभिक पढ़ाई उनके घर पर ही हुई थी। जी उसके बाद नागनाथ से उन्होंने मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और तदंतर 1935 में उन्होंने मिशन स्कूल पौड़ी से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1937 में डीएवी कॉलेज देहरादून से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1939 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और एमए के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में प्रवेश लिया। परंतु वहाँ की शुष्क और गर्म जलवायु ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और दिसंबर 1941 को वे पढ़ाई छोड़कर अपने गांव लौट आए। कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की माता ने ममत्व और प्यार में उनका नाम श्री चंद्र रखा था और पिता ने कुंवर सिंह। दोनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कविवर ने अपना साहित्यिक नाम चंद्र कुंवर बरतवाल रख लिया। गाँव में रहकर वो साहित्यिक कृत्य में संलग्न रहे और वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहे। यौवन काल में उनका प्रेम किसी कन्या से हो गया, परंतु सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने उसका विवाह कहीं अन्यत्र हो जाने पर भी संतोष व्यक्त किया है। गीत माधवी कविता में उनकी पंक्तियाँ हैं। रहो तुम कहीं छुपो तुम प्यारी मेरी भी, करो किसी को सुखी, बनेगा उसमें कुछ सुख मेरा भी। क्या बात। इस प्रकार कवि साहित्य कार्य में लगे रहे। घर की आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र उन्होंने अगस्त मुनि हाई स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर भी नौकरी करनी पड़ी, परंतु वहाँ की स्थानीय राजनीति के दुष्चक्र ने प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न कर दिया और उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़ दी।
वे 6 रोग से ग्रसित हो गए। ओ, 6 रोग मृत्यु के रूप में उनके सामने खड़ा हो गया। यौवन उनका तबाह हो गया। तो कवि ने मौत का चित्रण इस प्रकार किया है। जी। मकड़ी काली मौत है, रोग उसी के जाल, मक्खी से जिसमें फंसे चंद्र कुंवर बरथवाल। रोग से हैं मर रहे चंद्र कुंवर बरथवाल, खड़ी हो रही हड्डियाँ सूख रही है खाल। इस प्रकार चंद्र कुंवर बरथवाल जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गए। तो उन्होंने अपनी अंतिम कविता जो निवेदन शीर्षक से लिखी गई है में गीतरागी कवि की तरह पंक्तियाँ लिखी हैं। विदा विदा है हरित धरणी की, विदा विदा है हरित तिरणों की सुंदर धरती, विदा विदा है मानव पशु की पूजित जननी, विदा हृदय के सुख, विदा चिर विदा प्राण पेरे यौवन। इस प्रकार कवि अपने अंतिम समय का चित्रण कर रहे हैं। बिल्कुल, कवि बिश जी कवि अपने अंतिम समय भी उन्होंने लेखन काम नहीं छोड़ा है। आपके पास दोबारा आऊँगा क्यों, और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवनीश उनियाल जी हैं, और जिनका कविताओं से बड़ा लगाव रहा है, और चंद्र कुंवर बरथवाल जी की कविताओं से तो उनका विशेष लगाव रहा है। और आप मूल रूप से शिक्षक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप आज के दौर में भी आप कैसे और उनकी कविताओं को देखते हैं, और कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा लेखन किया है, उस पर भी आप प्रकाश डालेंगे और उनकी कविताओं का भी आप वाचन करेंगे। जी, इससे पहले कि मैं चंद्र कुंवर बरथवाल जी की कविताओं पर चर्चा करूं, मैं सबसे पहले एक बात रखना चाहता हूं कि उनको प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। जी। और एक बात प्रमुख रूप से आई है, उन्होंने अपनी डायरीज में लिखा है जी। कि वो कालिदास जो बड़े कवि हुए हैं संस्कृत के, जी। उनको अपना गुरु मानते थे, उनको अपना अभीष्ट, उनको अपना इष्ट मानते थे, एक प्रकार से उनकी पूजा करते थे। तो उनकी डायरी में जगह जगह कालिदास के प्रति जो उनकी भावनाएं थी वो झलकती हैं। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं जो उन्होंने कालिदास के प्रति लिखी थी कि कालिदास ओ कालिदास, यदि तुम मेरे साथ ना होते तो जाने क्या होता। तुमने आंखें दी मुझको, मैं देखता था, प्रकृति को हृदय से प्रेम करता था उसे, पर मेरा सुख मेरे भीतर कुमला जाता। क्या तुमने मेरे सुमनों को गंध देकर अचानक खिला दिया है। हे मलय पवन, हे कालिदास, मैं तुम्हारा अनुचर एक छोटा सा फूल हूँ, मौका मिला जिसको तुम्हारे हाथों खिलने का। क्या यानी वो अपनी कविताओं का संपूर्ण श्रेय कालिदास को देते हुए दिखते हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि चंद्र कुंवर बरथवाल जी का रचना संसार बहुत ही व्यापक था, उसमें ऐसा कोई भाव नहीं है जो उनकी कविताओं में न झलकता हो। बिल्कुल। चाहे वो प्रेम है, श्रृंगार है, वेदना है, सामाजिक विषमताएं हैं, सभी चीज़ों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। और विशेष तौर पर क्योंकि छायावाद का उनके ऊपर प्रभाव था, तो प्रकृति का वर्णन उन्होंने विशेष रूप से किया है अपनी कविताओं में जगह जगह। और किस तरह से वो जीवन को जीना चाहते थे, इन पंक्तियों से कुछ समझ में आता है कि मैं न चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना। हम जानते हैं कि चंद्र कुंवर जी मात्र 28 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, एक युवा कवि का देहांत हो गया। तो क्या लिखते हैं कि मैं ना चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, पर उतना जी लूँ जितना सुंदर हो। ये उनके एस्थेटिक सेंस यानी कि सौंदर्य बोध को दर्शाता है। मैं ना चाहता जीवन भर मधुरस ही पीना, पर उतना पी लूँ जिससे मधुमय अंतर हो। मानव हूँ मैं सदा मुझे सुख मिल न सकेगा, मानव हूँ मैं सदा मुझे सुख मिल न सकेगा, पर मेरा दुख भी हे प्रभु कटने वाला हो, और मरण जब आवे तब मेरी आँखों में उजियाला हो। देखिए उनकी किस तरह की इच्छा थी। और ज़ाहिरा तौर पर क्योंकि जिस तरह की बीमारी ने उन्हें घेर लिया था, ये कुछ पंक्तियाँ उस भावभूमि से भी निकलती हैं, उस कष्ट की स्थिति से भी निकलती हैं। ऐसे उनकी जो प्रेम आधारित रचनाएं हैं, प्रेम उनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा झलका, जैसे कि छायावाद के अनेक जो कवि हैं उनमें हुआ है प्रेम का वर्णन किया गया है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई देती हैं चंद्र कुंवर के यहाँ, कि मधुर स्वरों में मुझे नाम प्रिय का जपने दो, मधुरत की ज्वाला में जी भर के तपने दो, मुझे डूबने दो यमुना में प्रिय नयनों की, मुझको बहने दो गंगा में प्रिय वचनों की, मुझे रूप के कुंजों में जी भर फिरने दो, मधुर स्वरों में मुझे नाम प्रिय का जपने दो। तो यहाँ पर वो
एक अज्ञात प्रेयसी की तरफ अपनी भावना का इजहार कर रहे हैं। वैसे ये कहा जाता है कि कोई उनकी प्रेयसी थी जिसको उन्होंने अज्ञात ही रखा दुनिया के लिए। या वो लिखते हैं कि प्यार मुझे कोई गीली आँखों से करती, मेरे ही चिंतन में कोई डूबी रहती, आती आंगन में बैठी रहती द्वारों पर, पीली पड़ती ज्योत्सना सी सूनी आहें भर, छाँ किसी की सदा दृगों में मेरे फिरती, प्यार मुझे कोई गीली आँखों से करती। तो यहाँ पर जो प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से हुई है। अब जैसा कि उनका जीवन बड़ा दुखमय रहा, बहुत कष्टमय रहा, एक ऐसे असाध्य रोग ने उन्हें घेरा कि वो जीवन के अंतिम दिनों में 3 साल तक परिवार से अलग रहे, टीबी की चपेट में आ गए थे। तो कितना कष्ट उनको हुआ होगा। तब उस वक्त वो क्या लिखते हैं, और उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी झलकता है, एक आध्यात्म भी झलकता है, प्रेम से आगे की स्थिति भी झलकती है। जब वो प्रेम किसी तरुणी के प्रति न होकर एक दूसरी दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए इस रचना में दिखाई देता है कि जन्म जन्म से खोज रहा है उसको जीवन, जिसे देखकर कांप उठे नयनों में रोदन, जिसे देखकर खिले बसंत हृदय में मेरे, जिसके दीप रहें जीवन के पथ को घेरे, जिसे लुभाने को आता है मुझ में यौवन, जन्म जन्म से खोज रहा है उसको जीवन। मेरी बाहें सरिताओं सी आकुल होकर दिशा दिशा में खोज रही हैं वह प्रिय सागर, जिसे हृदय पार धरकर मिलती शांति चिरंतन, जिसकी छवि में खो जाता युग युग का जीवन। तो ये मेघनंदिनी उनकी एक काव्य संग्रह था, उससे रचना थी। बिल्कुल आपके पास बहुत भंडार है। और आगे बढ़ता हूँ कि फिर आपके पास दोबारा आऊँगा डॉक्टर साहब। उनके कविताओं में भाव है और रस है, हिमालय का पूरा वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, प्रेम की उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय भाव और राष्ट्र प्रेम, मानव मूल्य, इन तमाम चीज़ों पे भी उनका अलग प्रकार का एक चरित्र चित्रण उन्होंने किया अपने लिखने से। मैं राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी जी जो बहुत ही सीनियर साहित्यकार हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरह का उनका राष्ट्रीय भाव, राष्ट्र प्रेम किस तरह उनकी कलम में आगे बढ़ा है। हेमंत पुत्र जो थे हमारे चंद्र कुंवर जी, उनकी कविताओं का आयाम भले ही प्रकृति प्रेम के रूप में हमारे हिमालय को इंगित करता हो जी, लेकिन वो पूरे भारत जी, राष्ट्र प्रेम, और अगर उनकी और ज़्यादा कविताओं को देखेंगे तो पूरे विश्व स्तर तक की मानवता को समेटे हुए है। मैं जैसा आदेश हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन में के कलम के सिपाही के रूप में बलि दूंगा जननी, मैं जीवन की बलि दूंगा, बलि दूंगा जननी, मैं जीवन की बलि दूंगा, तुम्हें मुक्त करने को माँ मैं 100 बार मरूंगा। क्या बात है। मेरे शरीर को चाहे वह टुकड़े टुकड़े खा डाले, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर खा डाले, पर मैं अपना सिर जालिम के पैरों पर नहीं झुकूंगा। क्या बात है, क्या बात। अब बताइए, इस प्रकार का भाव अभी हमारे उनियाल जी ने तो प्रकृति प्रेम और उनकी मानवीय संवेदनाओं को प्रकट किया, और इधर राष्ट्र प्रेम के प्रति, राष्ट्र के लिए समर्पित होने की उतनी कितनी तीव्र आकांक्षा जो एक सामान्य रूप से किसी भी राष्ट्र प्रेमी कवि के अंदर हो सकती है, वो झलक रही है। इससे भी आगे चलें अगर, तो देशभक्ति की और पंक्तियां भी हैं, उनको भी मैं पढ़ना चाहूँगा। उठो उठो ओ स्वदेश, उठो उठो ओ स्वदेश, ओ स्वदेश उठो उठो, हुआ कभी ना प्रभात, खुली सभी और रात, देख रहा कर्म यत्न करो, उठो जुटो। क्या बात। स्वतंत्रता के लिए वो आह्वान कर रहे हैं। छोटा जो आज पड़ा होगा कल वही बड़ा, छोटा जो आज होगा वही कल बड़ा। क्या है जग में असाध्य, साहस यदि क्षीण न हो, साहस यदि क्षीण न हो, साहस के शब्द कहो, वीर वेश उठो उठो। क्या बात है। लाती है कीर्ति नहीं, अर्जित कर शक्ति नहीं,
उठो उठो ओ स्वदेश उठो उठो। क्या बात। बहुत खूब। और मानवीय मूल्य की बात हो रही है जिसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, कहाँ तक इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मानव कितना उपेक्षित है, हाँ, सब देख रहे हैं। उनकी एक भाव भंगिमा को देखिए, वो क्या लिखते हैं, रहता हाथ जोड़ जो उसे गर्व दो तुम। जो सबसे पिछड़ी पंक्ति में खड़ा है, सबके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, उसको गर्व दो तुम। मनुष्य होकर रहने का उसे गर्व दो तुम। चाहे कुछ भी हो लेकिन मनुष्य तो है वो। बिल्कुल। सिर ऊंचा कर चलने का, सिर ऊंचा कर चलने का। ईश्वर की दुनिया में भेद न होवे कोई, चाहे जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे ऊंच का हो, चाहे नीच का हो। धर्म ईश्वर की इस दुनिया में भेद न होवे कोई। रहे स्वर्ग में सभी, नरक दुख सहे न कोई। कोई पीड़ित ना हो, कोई पीड़ित ना, बिल्कुल। ये भी हमारे हेमंत पुत्र जी का एक। और मनुष्य का एक और रूप देखिए, उनकी कविता, मनुष्य नाम की कविता थी एक, कविता है एक। स्वार्थ छोड़ यदि प्रेम भाव वह अपना लेता। मनुष्य स्वार्थ छोड़ दे अगर, और क्या अपना ले, प्रेम भाव अपना ले, सबके प्रति प्रेम अपना ले। यदि अपने भाई को भी वह जीने देता, यदि अपने भाई को भी वह जीने देता, पोल नहीं जाने इस निराश पृथ्वी को क्या कर लेता। स्वर्ग हो जाती पृथ्वी, क्या बात है। स्वर्ग हो जाती पृथ्वी, स्वर्ग हो अगर ये भाव हर मनुष्य के मन में आ जाए। अद्भुत चिंतन था। अद्भुत चिंतन। और मंगलेश जी का नाम सबने सुना होगा, मंगलेश डबराल जी। हमारे उत्तरांचल के जी। पत्थर पहाड़ में लालटेन के नाम से बड़े चर्चित हुए थे। चर्चित कविता जी। अब तो बेचारे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने चंद्र कुंवर जी के बारे में कहा था, उनकी कविताओं के बारे में। उनकी कविताएं अनूठी वसीयत के रूप में छूटी हुई कविताएं हैं, वसीयत मानते हैं वो। जी। और उनकी एक कविता है नारी, चंद्र कुंवर जी की एक कविता है नारी, उसका उन्होंने उदाहरण दिया है बंगलेश जी ने। जी। इसमें पुरुष वर्चस्व वाले समाज की पोल खोल रही है ये कविता। अच्छा। हाँ, और कविता की दो पंक्तियां मैं केवल पढ़ना चाह रहा हूँ। वह मर गई, वह मर गई, उसे गंगा के तीर जलाकर, उसके पति ने कुछ दिन झूठा शोक मनाकर किया दूसरा ब्याह। अच्छा। किया दूसरा ब्याह, बजाई मधुर बांसुरी। क्या बात। बहुत गहरा। ये हमारा चंद्र कुंवर है जी। जो हेमंत पुत्र होते हुए कितनी व्यापक संवेदनाओं को अपने हृदय में बिल्कुल समाये हुए है। तो और रतुड़ी कितना जी चेतना के पास बहुत भंडार है। और मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हमारे एक और मेहमान हैं जो उनकी अलग अलग प्रकार की विशेषताओं के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इतनी कम उम्र में चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने मात्र 28 साल जो जीवित रहे और इतना रचना संसार है उनका, तो कोई बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप उनके साहित्य से बहुत नज़दीक से आप उनको जानते हैं। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। हर्षमणि भट्ट जी। अब जैसे कि पूर्व वक्ता चंद्र कुंवर जी के बारे में बता चुके हैं, तो चंद्र कुंवर बरतवाल जी हिमालय के हिमवंत के एक ऐसे कवि हैं हिंदी के, जो कि संस्कृत साहित्य में जैसे कालिदास जी हैं, तो उसी तरीके से हिंदी साहित्य में यदि कोई कवि ऐसा है तो वो हैं हिमवंत के कवि, हिमालय के कवि चंद्र कुंवर बरतवाल। उन्होंने हिमालय को बड़ी सूक्ष्मता से बड़ी बारीकी से देखा है, और हिमालय पर जो भी आयाम हैं हिमालय के, वो उन्होंने एक मनुष्य से लेकर के, पशु पक्षी से लेकर के, चींटी से लेकर के, और जितने भी हैं उसका उन्होंने जो है, और प्रकृति के विभिन्न रूपों का, चाहे बादल का हो, चाहे वर्षा का हो, चाहे नदी का हो, वो सब जो है उन्होंने, चाहे जो है यहाँ का जो आंचलिकता है, रैमासी है,
काफल पाकू पक्षी है, सुईली घाम है। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा मार्मिक चित्रण जो है उन्होंने किया है। और आज जैसे कि विश्व में आस्था और विश्वास का जो संकट हो रहा है, तो हिमालय के कवि की दृष्टि, कोई विश्वव्यापी दृष्टि ही हिमालय के कवि की हो सकती है। यदि कोई विश्वव्यापी दृष्टि किसी के पास है तो वो हिमालय के साहित्यकार के पास, हिमालय के कवि के पास है। तो यहाँ देखिए कि वो विश्व के ईश्वर को किसको मानते हैं। तो कुछ 4 पंक्तियाँ उनकी कि विश्व के ईश्वर वही हैं जो सभी की वेदना में हृदय से हैं रुदन करते। क्या विश्व के ईश्वर वही हैं जो सभी की वेदना में हृदय से हैं रुदन करते, जो सभी की वेदना को हैं समझते। विश्व के ईश्वर वही हैं जो सभी की वेदना में हृदय से हैं रुदन करते, जो सभी की वेदना को हैं समझते। और कवि वही जिनके स्वरों में भरी रहती हृदय की हार उर की वेदना। कवि वही जिनके स्वरों में भरी रहती हृदय की हार उर की वेदना। और उससे भी जो है आगे देखिए कि वो कहते हैं कि भाई उनके जो अश्रुपात जो हो रहे हैं, तो एक और तो उनका जो है अस्वस्थता के कारण जो है उनका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त, मानी कवि के रूप में वो एक बहुत सफल कवि हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो जीवन जो है उनका जो है निराला जी जैसे अस्त व्यस्त जीवन था। आर्थिक कठिनाइयाँ, कहीं रोगग्रस्त शरीर, कहीं पारिवारिक, और उधर जो है देखिए कि पंत जी की तरह जो है वो जीवन भर अविवाहित रहे। जैसे ये हिमालय, और समानता देखिए जैसे यहाँ के जो है हिमालय के दोनों कवि हैं, इधर के महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं और इधर जो है हिमवंत के कवि चंद्र कुंवर बरतवाल। तो देखो हिमालय की प्रकृति का दोनों ने वर्णन किया है कि नहीं, लेकिन और अविवाहित दोनों रहे हैं। इनकी मित्रता भी जो है साथ में रहे, पंत जी की और निराला जी के साथ भी जो है चंद्र कुंवर जी की मित्रता रही है। लेकिन हिमालय के वर्णन में देखिए कि जहाँ पंत जी ने जो है बचपन जो है यहाँ कौसानी और यहाँ जो है जिया उन्होंने, फिर वो जो है प्रयागराज चले गए, जो इलाहाबाद में रहे। लेकिन चंद्र कुंवर जी यहीं जिया और बहुत कम समय वो प्रयागराज में और लखनऊ इत्यादि में रहे अपनी शिक्षा के दौरान, और बाकी उन्होंने अपना जितना भी जो समय है वो यहीं जिया। तो पंत जी का जो हिमालयी चित्रण है और दोनों बड़े, तो क्या है हिमालय का जो चित्रण है वो सजीव है और इनका बड़ा सूक्ष्म है। इन्होंने बड़ी बारीकी से, यदि किसी चोटी का, किसी घाटी का वर्णन किया है, नदी घाटी का वर्णन किया है, गंगा का वर्णन किया है, अलकनंदा का वर्णन किया है, तो बिल्कुल उसके पास से जा कर के जो है, और पंत जी का जो ऐसा है जैसे कि भाई दूर से जो है नदी का और हिमालय का वर्णन जो है वो ऐसा प्रतीत होता है। तो इनमें जो है बड़ी सघनता जो है और बड़ी सूक्ष्मता जो है पंत जी के काव्य में। निराला जी का जिस तरीके से जो है, तो इन्होंने क्या है कि रूढ़ियों के प्रति जो है, तो इन्होंने भी रूढ़ियों पर जो है बड़ा प्रहार किया, रूढ़ियों पर इन्होंने बड़ा प्रहार किया। और यहाँ का पक्षी काफल पाकू, तो काफल पाकू पक्षी की भी जो है उन्होंने क्या किया, उसका भी काफल पाकू पक्षी किस तरीके से, तो उसका भी उन्होंने वर्णन किया। और काफल पाकू पक्षी, तो उसको जो है बड़ी उनके काव्य में जो है जो आंचलिकता भी है काफल पाकू में, रायमासी में। तो और यहाँ का वर्षा, बादल और वर्षा जो गीत है, तो किस तरीके से उन्होंने क्या किया कि प्रकृति के उपादानों का प्रयोग करके उसका मानवीयकरण किया। तो जैसे ये काव्य चित्र उनका है कि हे मेघगामिनी पवन परी, हे मेघगामिनी पवन परी आई सजल लोचना सुंदरी। हे मेघगामिनी पवन परी आई सजल लोचना सुंदरी, नभ के कोने कोने से उतरो हे मुक्त केसनी। नभ के कोने कोने से उतरो हे मुक्त केसनी। तो इस तरीके से भट्ट जी आपका भी बड़ा लंबा अनुभव है उनके साहित्य से, और फिर से आपका दोबारा मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और इसी से आगे बढ़ेंगे। फिर से बिष्ट जी के पास जाता हूँ कि बहुत कम समय में और इस उम्र में जी चंद्र कुंवर बरतवाल ने जिस उम्र में लिखना शुरू किया है, इस उम्र में इतनी परिपक्वता से लिखना, ये एक आश्चर्य हो सकता है साहित्य जगत में, क्योंकि 28 साल आते आते वो फिर इस पृथ्वी पे नहीं रह पाए हैं। तो इसलिए ये है कि थोड़ा सा जो आज के जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं
उनमें भी जिज्ञासा पैदा हो रही कि कम उम्र में इतनी परिपक्वता और इतनी दूर दराज में रह करके। इसका क्या मात्र 28 साल वो इस धरती पर रहे हैं जी 14 सितंबर 1947 को जी रविवार की रात्रि को उन्होंने अंतिम सांस ली और हिमगिरी के चितेरे कवि हिमगिरी के पंचतत्व में विलीन हो गए। अपने इस 28 साल के कार्यकाल में, जीवन काल में, उनका रचनात्मक कार्य बहुत सीमित समय रहा। इस सीमित कार्यकाल रचना काल में उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वे साहित्य के लिए अनमोल धरोहर हैं। कवि बर्थवाल की कविताओं का हम जितनी बार और जितनी गहराई से अध्ययन मनन करेंगे उनका अर्थ उतना और गहरा और व्यापक निकलता जाता है। बिल्कुल। साहित्य के पुजारियों के लिए वे हमेशा वंदनीय रहेंगे। उनके काव्यों को, जब वो उनके काव्य बिखरे पड़े थे, मृत्यु के बाद उनके मित्र समू प्रसाद बहुणा ने एक पुण्य कार्य किया है कि उनको जो है रचनाओं को प्रकाश में लाए हैं और डॉक्टर उमाशंकर सतीश ने अपनी पुस्तक चंद्र कुंवर बर्थवाल की कविताएं के अंतर्गत उनका संपादन किया है। अच्छा। और वर्तमान में डॉक्टर हर्षमणि भट्ट कमल ने अपने शोध प्रबंध में कवि चंद्र कुंवर बर्थवाल के कवित्व और व्यक्तित्व पर व्यापक प्रकाश डाला है। बिल्कुल। और इस प्रकार आज 20 अगस्त समझ लीजिए 20 अगस्त 1924 को पिताम्बर चंद्र कुंवर बर्थवाल के हम 106वीं जयंती के अवसर पर उनको उनकी पुण्यतिथि पर जी स्मरण करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और उनका जन्मदिन भी है, उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। और समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं डॉक्टर अवनीश उनियाल जी के पास जाता हूं कि इसके अलावा जो प्रकृति का चरित्र चित्रण उन्होंने किया और बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं, आपने उनके काव्य को बहुत नज़दीकी से पढ़ा है, तो हमारे दर्शक फिर से सुनना चाहते हैं आपके मुंह से उनकी कविता। जी, अभी जैसे संकेत किया था मेरे पूर्व वक्ता ने कि चंद्र कुंवर बर्थवाल जी के यहाँ जो प्रकृति प्रेम है, उन्हें प्रकृति का चितेरा कवि कहा गया, ये आप जानते हैं, हिमवंत कवि और इस तरह से प्रकृति का सुकुमार कवि। तो वो जो प्रकृति का चित्रण है वो इतनी बारीकी से पूरी स्थानीयता के साथ खिल के आया है जो शायद सुमित्रानंद पंत जी के यहाँ भी नहीं आया या उनके काव्य में नहीं आया। तो ये एक विशेषता इसकी माना जा सकता है, उनके काव्य की विशेषता रही है बड़ी। मैं एक कविता इसी संदर्भ में पढ़ना चाहूँगा कि देखिए वो अपने घर में पवालिया में जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें गिनी, वहाँ से प्रकृति को किस नज़र से देख रहे थे और कैसे वर्णन कर रहे थे। एक कविता मैं इस तरह से पढ़ना चाहूँगा कि मेरे गृह से सुन पड़ती गिरिवन से आती, हंसी स्वच्छ नदियों की सुन पड़ती विपिनों की, मरमर ध्वनियाँ सदा दीख पड़ते घरों से, खुली खिड़कियों से हिमगिरी के शिखर मनोहर, उड़ उड़ आती क्षण क्षण शीत तुषार हवाएं, मेरे आंगन छू बादल हंसते गर्जन कर, झरती वर्षा आ बसंत कोमल फूलों से, मेरे घर को घेर गूंज उठता विहगों का दल, कोलाहल से दूर शांत नीरव शैलों पर मेरा गृह, जहाँ बच्चियों सी हंस हंस कर नाच नाच बहती हैं छोटी छोटी नदियाँ। क्या बात है, छोटी छोटी नदियाँ। घर से उन्होंने प्रकृति डॉक्टर साहब फिर समय को नज़ाकत हमारी घड़ी कह रहे कि थोड़ा रतुड़ी जी के पास जाएं और जो मानव मूल्य हैं और संक्षेप में आप जो से छूट गए हैं, तो हमारी घड़ी हमें आगे बढ़ने के लिए मना कर रही है। तो मैंने राष्ट्र प्रेम की बात की थी जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रेम और सत्य के सिद्धांत जी भी उनके लिए एक अच्छे भाव के आधार रहे हैं जी। 2 लाइनें ऐसी हैं, हृदयों में जागेगा प्रेम और नयनों में जी चमक उठेगा सत्य, मिटेंगे झूठे सपने।
क्या बात है। ये गांधी जी के सिद्धांत हैं, सत्य और प्रेम। बिल्कुल बिल्कुल। इसको भी उन्होंने अपना आधार बनाया था। जी। और कविताओं का तो जितना भी कहा जाए कम है। आंचलिकता के बारे में डॉक्टर बिल्कुल, तो कमल मैं जी ने सीधे अभी बात डॉक्टर की थी। रतुड़ी जी आपको रोक रहा हूँ, मैं डॉक्टर भट्ट जी की अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। हर्षमणि भट्ट जी के पास ही जाना चाह रहा हूँ कि आपका बड़ा अध्ययन रहा है उन पे। अन्य बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में जो है उन्होंने 1000 कविताएं लिखी, 24 कहानियां लिखी है। कुछ विशेषता, खास प्रकार विशेषता तो आप एक लाइन में बता सकते हैं? उनका जैसे कि जो है अब ये रक्षाबंधन का पर्व भी है जी, तो जहाँ उन्होंने नारी को सम्मान दिया जी, तो वहाँ भाई और प्रेम के बहन के का प्रेम, प्रतीक जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, जी, तो उन्होंने राखी कविता भी लिखी। जी, और राखी कविता में जो है उन्होंने जो लिखा जी, कि उसको प्रतिष्ठित किया। जी, तो उन्होंने लिखा कि पा गई तुम आज भैया, पा गया हूँ मैं बहन। क्या पा गई तुम आज भैया, पा गया हूँ मैं बहन, माँ तुम्हारे शून्य उर में आ गया रुंझुन। वाह। पा गया हूँ, पा गई तुम आज भैया, पा गया हूँ मैं बहन, माँ तुम्हारे शून्य उर में आ गया रुंझुन, माँ तुम्हारे शून्य उर में आ गया रुंझुन। और धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि आज आप हमारे साथ उनकी जयंती पर जो है आज हमें उन्हें उनका बिल्कुल धन्यवाद भट्ट जी, स्मरण करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, हर्षमणि भट्ट जी और राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी जी, डॉक्टर अवनीश उनियाल जी और हमारे इंद्र सिंह बिष्ट जी। हम चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि चंद्र कुंवर बरतवाल जी की 106वीं जयंती पर हम सब लोग साथ हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन करते हैं। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास कार्यक्रम को लेकर के आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद।